बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं उमर अब्दुल्ला। आज की कुछ खबरें और सियासी डेवलपमेंट्स उन पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि इंटरनेट की बंदिश की वजह से पाकिस्तान में कितना नुकसान हुआ, जो ट्विटर के सारिफीन थे उनको कितना नुकसान हुआ उसमें, और उसके बाद जिक्र करेंगे कि हमारी रियासत का जो हमारे नौजवान हैं पाकिस्तान के, उनकी तरफ क्या रवैया है कि जिसकी आवाज़ पसंद नहीं आती उसको उठा लिया जाता है। और उसके बाद जिक्र करेंगे कि बलूचिस्तान में होने वाले हौलनाक वाक़े की, उसमें बताएंगे कि पाकिस्तानी अवाम की और सियासतदानों की जो राय है वो क्या है और उसमें किस तरह का इंतशार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद जिक्र करेंगे जनाब नवाज शरीफ साहब इलाज के बहाने लंदन जा रहे हैं और उस पर जो सहाफ़ी हैं या सोशल मीडिया सार्फिन हैं उन्होंने क्या कहा है और उसको चीज़ को उन्होंने डिजिटल दहशतगर्दी बना दिया है। उसके बाद जिक्र करेंगे कि इमरान खान साहब के बारे में, और आपको बताएंगे कि जो 8 सितंबर का जो जलसा उन्होंने जिसका ऐलान किया हुआ है वो क्या होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि ट्विटर की बंदिश पर जो पाकिस्तान के अंदर नुकसान हुआ है वो तकरीबन $557 मिलियन के करीब हुआ है। पाकिस्तान में ट्विटर पर पाबंदी के माली असरात जो हैं वो 132 दिन के अंदर तकरीबन $557 मिलियन हैं। और इस पर पीटीए और जो रियासत के बाबे हैं, जो रियासत के बड़े हैं दानिशवर, उनको मुबारकबाद हो कि उन्होंने इस पर पाकिस्तान की खिदमत की है। तो ये वजह क्या है? वजह ये है ट्विटर बंद करने की या उस पर पाबंदी लगाने की कि जो लोग आवाज़ उठाते हैं, अपने मसाइल बयान करते हैं, उनका शिकवा करते हैं तो उनकी आवाज़ दबाई जाती है। और इस सबसे बड़ा इसका जो मकसद था वो पीटीआई के जो जवान थे या सोशल मीडिया टीम थी उनको कंट्रोल करना था, क्योंकि हुकूमत के ख़िलाफ़ जो लोग नालां होते हैं, जिनको नाराज़गी होती है या एक तो सियासी पार्टीज़ को दबाया जा रहा है, तो वो ट्विटर पर अपनी जो बात है वो लिखते हैं, अपनी जो इज़हार राय है वो करते हैं। तो उस पर पाबंदी लगा के उसको कंट्रोल करके जो सियासी मुखालफिन है या नौजवानों की आवाज़ जो है वो दबाई जा रही है। तो जो इस वजह से जो इंटरनेट स्लो डाउन हुआ है, $557 मिलियन जो है उसका नुकसान हो गया 132 दिन के अंदर। और इसके अलावा जो बाकी ऐप्स हैं जो वो स्लो डाउन की गई हैं उनका नुकसान तो अलग है कि जो सॉफ्टवेयर का लोग काम करते हैं, जो ऑनलाइन असाइनमेंट्स करते हैं, इस तरह का काम करते हैं, उनको भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। दरअसल ये उनको नुकसान नहीं हुआ, अगर उनको नुकसान हो तो साथ मुल्क के पाकिस्तान को, हमारी रियासत को भी तो नुकसान हुआ है ना। जो पैसा पाकिस्तान आना था वो पाकिस्तान नहीं आया। तो इस तरह से जो है वो सियासी मुखालफिन की आवाज़ दबाने के पेश नज़र जो पाकिस्तान का नुकसान किया जा रहा है। तो हुकूमत कोशिश नहीं करती कि ख़ुद को बेहतर करे। अगर वो ख़ुद को बेहतर करे और ख़ुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करे तो इस तरह की पाबंदियाँ लगाने की नौबत ही ना आए, क्योंकि आज़ादी इज़हार राय पर अगर पाबंदी लगा दी जाए तो वो मसले का हल नहीं होता, उससे मसाइल हल नहीं होते। दरअसल ये तो इस तरह हो गया कि बिल्ली चूहे को खाने आ रही है तो जो चूहा है वो आंखें बंद करके बैठ जाए, बजाय इसके कि वो भाग जाए, अपनी जान बचाए। तो इस तरह मसले हल होते हैं। जो अपने मसाइल हैं उनको बेहतर करना पड़ता है, लोगों को दबाकर, उनको मारपीट करके, उनकी आवाज़ दबाकर तो जो कुछ हासिल नहीं होता। तो इसी तरह जो हमारी रियासत है, जिनकी आवाज़ पसंद नहीं आती उनको उठा लेती है, अगवा कर लेती है, तशद्दुद करती है, मारपीट करती है, उनके घर वालों को परेशान करती है, उनको चीखों की आवाज़ें सुनाई जाती हैं उनको, और उन पर उल्टा लटका कर या भराना करके इस तरह के तशद्दुद किए जाते हैं। वजह ये होती है कि उनकी आवाज़ दबाई जाए, उनको चुप करवाया जाए और वो अपने हक़ के लिए ना बोलें। तो इस तरह जो रियासत है नहीं चलती। और मेरा एक सवाल है आप सब के लिए, मेरे नाजरीन के लिए, कि क्या इस तरह जो है राय बदली जा सकती है? इस तरह तशद्दुद करके उठाकर तो क्या लोग इस तरह बोलना छोड़ देंगे? जब मुल्क के अंदर इस तरह के हालात हों कि मुल्क के अंदर महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, लोगों को नौकरियां ना मिल रही हों, तो क्या जो आवाज़ उठाएगा उसको उठा लिया जाएगा और उसकी आवाज़ दबाकर मसले हल हो जाएंगे? लेकिन हमारे जो हुक्मरान थे, हज़रत उमर फ़ारूक, जो सहाबा कराम थे, वो इस तरह तो नहीं थे। वो तो हर बात का जवाब देते थे कि जब एक मजमे के अंदर एक शख्स ने उठकर हज़रत उमर फ़ारूक से पूछा था कि ए खलीफा वक्त, जो हमें माल गनीमत से चादरें मिली हैं, सबको एक एक चादर मिली है और उस एक चादर से सूट नहीं बन सकता, लेकिन आपने उस चादर का सूट बनाया हुआ है, तो ये चादर कहाँ से आई है? जी, हमारे हुक्मरान इस तरह थे, उनसे सवाल किया जाता था, उनसे पूछा जाता था और वो उसका जवाब देते थे। तो बजाय इसके हज़रत उमर फ़ारूक उनको उठा लेते, उनको अगवा करते, उनको मारते पीटते कि आपकी जुर्रत कि आपने मुझसे उठ के बड़े मजमे में सवाल पूछ लिया। लेकिन उन्होंने उसका तसल्ली बख्श जवाब दिया, अपनी अकाउंटेबिलिटी की। उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि जो मेरे बेटे की चादर थी और जो मेरी चादर थी उसका सूट बनाया, जो मेरा बेटा था उन्होंने अपनी चादर मुझे दे दी कि बाबा जान आप इसका सूट सिलवा लें। तो मैंने वो 2 चादरें मिलाकर सूट सिलवाया है। तो इस तरह वो जो नौजवान जिसने सवाल किया था वो मुतमईन हो गया और बैठ गया। तो जो रियासत होती है वो इस तरह सवालों के जवाब देती है, बजाय इसके कि उठा लिया जाए, तशद्दुद किया जाए, मारपीट की जाए और उनकी आवाज़ दबा दी जाए, उनका गला घोंट दिया जाए। और एक और वाक़या आपको बताता हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक किसी जंग से वापस आ रहे थे तो उनका मामूल था, रूटीन थी, जो हमारे असलाफ थे उनकी रूटीन यही हुआ करती थी कि वो लोगों के पास जाते थे, उनसे उनके मसले मसाइल पूछा करते थे। उस बुढ़िया के पास गए, उनसे पूछा कि किस तरह का गुजर बसर हो रहा था। बुढ़िया ने कहा कि जब से उमर फ़ारूक खलीफा बने हैं तो जो मेरे हालात हैं काफ़ी ख़राब हैं। तो उन्होंने कहा कि हज़रत उमर ने कहा उस बुढ़िया को नहीं पता था कि ये खलीफा वक्त उमर
फ़ारूक यही हैं। तो उनसे कहा कि अम्मा जान देखो, उमर फ़ारूक है, उसके पास बहुत बड़ी रियासत है, तो हज़रत उमर जो हैं हर एक शख्स के पास तो नहीं पहुंच सकते या उसका मदावत तो नहीं कर सकते। तो उस बुढ़िया ने एक दिलचस्प जवाब दिया। उसने कहा कि अगर उमर ये रियासत नहीं संभाल सकता तो ये इसका जो खलीफा है बनना है वो छोड़ दे, खलीफा का जो ओहदा है वो छोड़ दे। अगर वो नहीं संभाल सकता, वो सबके पास नहीं जा सकता। तो हज़रत उमर का जो थे जिस्म पर रोंगटे खड़े हो गए और वो बहुत इज़्तिराब परेशान हुए। तो उन्होंने फिर उस बुढ़िया को मनाने की कोशिश की। उस बुढ़िया से कहा कि अम्मा जान कुछ डील कर लें, कुछ बताएं कि आपको क्या चाहिए, जो आपकी ज़रूरत है मैं पूरी करता हूँ, तो उसके बदले आप उमर को माफ़ कर दें। उन्होंने कहा, बुढ़िया ने कहा कि नहीं, ये मामला मेरा और उमर का है, तो आप बीच में क्यों आ रहे हैं, मैं उमर से ही पूछूंगी क़यामत वाले दिन। तो हज़रत उमर ने बहुत इसरार किया, बड़ी मुश्किल से उस बुढ़िया को मनाया। तो इतने में हज़रत अली और एक और साहबी वो भी वहाँ पर आ गए। तो जब वो बुढ़िया मान गई तो जितना उसका खर्च के पैसे थे या जितना भी उसके थे उसको दिए, और साथ एक मुआहदा, चमड़े के ऊपर एक मुआहदा तहरीर करवाया और उस पर हज़रत अली के साइन लिए और एक दूसरे साहबी जो साथ थे उनके साइन लिए, और उनको कहा कि उमर, अली आप गवाह रहना कि मैंने इस बुढ़िया का हक़ अदा कर दिया है और इसके बदले इसने मुझे माफ़ कर दिया। ये मुआहदानामा है, इस पर आप दस्तखत कर रहे हैं और ये आप अपने पास संभाल कर रख लें। तो हमारे हुक्मरान, हमारे इस्लाफ इस तरह के हुआ करते थे, लेकिन आजकल के हुक्मरान जो हैं, अगर उनसे पूछो, उनसे सवाल उठाओ तो वो उठा लेते हैं और मारते पीटते हैं और जो आवाज़ है वो दबाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह जो रियासतें हैं वो नहीं चला करती। अब जिक्र करते हैं बलूचिस्तान के वाक़े के। बलूचिस्तान के अंदर एक हौलनाक वाक़या हुआ है जिसमें 23 अफराद को कत्ल कर दिया गया है उनको, और उनको गोलियां मारकर, उनको गाड़ी से उतार कर उनके शनाख्ती कार्ड वगैरह देखे गए हैं और उनको मार दिया गया है। और वो सारे तकरीबन जो थे वो पंजाब के ही थे, उनके ID कार्ड देखें कि जो पंजाब का है उसको मार दिया है। तो इस पर जो है लोग वो हैं वो काफ़ी आवाज़ उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी ये जो है इसको पंजाबी और बलोच का इसको झगड़ा बना रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो बलोच हैं वो पंजाबी से नफरत करते हैं। तो इस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं। साथ साथ इसमें हमारे सियासतदान हैं वो भी शामिल हो गए हैं, वो भी इस तरह की आवाज़ें उठा रहे हैं। हालांकि इस तरह होना नहीं चाहिए। जो हम हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, क्योंकि दहशतगर्द जो है उनका कोई मज़हब नहीं होता और दहशतगर्द की कोई इलाका नहीं होता। वो इंतहा पसंद लोग होते हैं और उनको अपनी जान की परवाह होती है और ना ही दूसरों की जान की परवाह होती है। तो ये हमारे मुल्क के अंदर ये खाना जंगी करवाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो मुल्क दुश्मन लोग होते हैं वो यही करते हैं, मुल्क को लोगों के दूसरे खिलाफ करते हैं, मरवाते हैं, डिवाइड करते हैं और फिर रूल करते हैं। तो इस तरह का वो उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई होती है। तो इसमें हमारे एक वफाकी वज़ीर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो भी इसमें शामिल हो गए हैं और उन्होंने बयान दिया है कि बस से उतार कर पंजाबियों को मारने का अमल कई साल से हो रहा है और ये सिलसिला बंद नहीं हो रहा। तो ख्वाजा साहब इस तरह नहीं होता, ये कोई बलोच या पंजाबियों या इनकी लड़ाई नहीं है। ये जो लड़ाई है ये इंतहा पसंद और दहशतगर्दों की है। आपको चाहिए कि आप एक साथ जमात को चलने की बजाय जो दहशतगर्द हैं, जो हैं इस तरह के इंतहा पसंद हैं, उनको आप उनका कला कमा करें, उनको मारें और उनको पाकिस्तान के अंदर जो उनके लिए ज़मीन तंग कर दें। तो इस तरह से ही जो हालात हैं वो बेहतर हो सकते हैं। तो हमारे जो वज़ीर दाखिला इस वक्त मोहसिन नकवी साहब, जो तमाम तर ज़िम्मेदारी उन्हीं पर आयद होती है, तो उन्होंने एक मज़ाक खेज़ बयान दिया है और उस पर सोशल मीडिया जो सारिफीन हैं उन्होंने तबसरे शुरू कर दिए हैं। मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि दहशतगर्द एक SHO की मार हैं, उनके लिए किसी साइंस की ज़रूरत नहीं है। तो ये इनका सीरियसनेस का, इनका जो है रवैया है, जो हमारे इस टाइम जो अहबाब इक़्तिदार हैं तो उनका, और वो कह रहे हैं कि दहशतगर्द हैं वो एक ही SHO है जो उनको मार सकता है। तो कितनी मज़ाक खेज़ बात है। तो वो जो सोशल मीडिया सारिफीन है वो पूछ रहे हैं कि अगर वो एक SHO की मारते तो ये जो अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन कर रही है हमारी पाक फ़ौज, हमारी रियासत, तो उस पर जो 20 अरब है वो क्यों खर्च कर रहे हैं। तो एक SHO जो है वहाँ पे भेज दें तो वो उस तरह मामला हल हो जाएंगे। इस पर जो PTI जो पीपल पार्टी के रहनुमा हैं एजाज़ अहसन साहब, उन्होंने दिलचस्प तबसरा किया। उन्होंने कहा है कि मोहसिन नकवी भी तंज़ो मिज़ाह ही कर रहा है, वहाँ एक टेंशन है और ये संजीदगी से नहीं ले रहे। ये PCB को भी इसी तरह चला रहे हैं और इनका नज़रिया है कि इंडियन क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमों के लिए भी एक SHO होना चाहिए। बिल्कुल देखा है आपने पिछले दिनों बांग्लादेश इस तरह शिकस्त हुई है, तो वो एक अजीब सी बात है और उसकी ज़िम्मेदारी भी उन्होंने कबूल नहीं की। तो जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। और एक शायर हैं अहमद फराज साहब, जिसको पिछले दिनों रियासत ने अगवा किया हुआ था और काफ़ी दिनों अगवा किया, तशद्दुद का निशाना बनाया। उन्होंने भी इस पर बयान दिया। उन्होंने कहा है कि मेरी हुकूमत और मुक़्तदर हलकों से गुजारिश है कि मोहसिन नकवी को फ़ौरी तौर पर बलूचिस्तान के सबसे ख़तरनाक इलाके में बतौर SHO तैनात किया जाए ताकि वहाँ अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पा सकें। और साथ एक साफ़ी हैं कोयटा, उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोयटा होटलों के बाइकाट करने के बजाय पॉलिसी साजों को खिलाफ आवाज़ उठाएं जिन्होंने पाकिस्तान को जंग की आग में धकेला, डॉलर कमाए और माओं के लख्ते जिगर शहीद करवाए और नतीजा जो है वो सिफर है।
तो इस तरह की आजकल आवाज़ें उठ रही हैं। लोग जो हैं वो कोयटा होटल जो यहाँ पे पंजाब के अंदर उनका बाइकाट कर रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ लोगों को उकसा रहे हैं और तसव्वुफ की जो एक हवा है वो पैदा की जा रही है। और इसमें साथ साथ अब सराइकी की आवाज़ भी शामिल कर ली गई है और कहा जा रहा है कि जी ये सिर्फ पंजाबियों के ख़िलाफ़ नहीं, सराइकियों के ख़िलाफ़ भी ये तसव्वुफ है और सराइकियों को भी मारा जा रहा है टारगेट करके। और उन्होंने कहा कि जो लोग मारे गए हैं वो तमाम के तमाम सराइकी थे और सराइकी एरिया से ही उनका ताल्लुक़ था। सोशल मीडिया पर डिफरेंट जो है तबसरे हो रहे हैं। तो एक सोशल मीडिया सारिफ ने लिखा है कि सराइकीज़ आर नॉट पंजाबीज़, please correct yourself. More than 25 laborers who were killed by the BLA yesterday were Saraiki. Both Punjabis and Balochis hate Saraikis. Punjabis deprive Saraikis of their rights while Balochis kill Saraikis for having a Punjab ID card. उन्होंने कहा कि जी जो पंजाबी हैं वो सराइकियों से नफरत करते हैं कि जो सराइकी हैं ये पंजाब के ऊपर बोझ हैं। और उन्होंने कहा है कि जो बलोची हैं वो सराइकियों और पंजाबी दोनों से नफरत करते हैं। तो इस तरह के अब जो तस्सुबात हैं वो फैलाए जा रहे हैं, लसानी बुनियादों पर तफरीक करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत अफसोसनाक है। और पाकिस्तान के अंदर जो कोयटा होटल हैं उनका भी बाइकाट, पंजाब के अंदर जो कोयटा होटल्स हैं उनका भी बाइकाट करने की कोशिश की जा रही है। और मुख्तलिफ सोशल मीडिया सार्फिन वो कह रहे हैं कि हाँ आपको कोयटा जो कैफ़े है उनकी चाय कैसी लगी और आप चाय पिएँ और बेशर्म व शर्म करें। इस तरह के जो बयान आते हैं ये आ रहे हैं, तो इस तरह होना नहीं चाहिए। हम सब एक मुट्ठी हैं और भाई हैं और सबको हमको मिलकर रहना चाहिए। और जो दहशतगर्द हैं उनकी सरकोबी करनी चाहिए, उनके ख़िलाफ़ हुकूमत को चाहिए कि वो सख्त कार्रवाई करें। और इसके बाद एक शहीद जो हुआ है अभी बलूचिस्तान में, उसके वालिद साहब जो हैं उन्होंने गुफ्तगू की है मीडिया से और उनका कहना था कि इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं, क्या मरियम बीबी हमें इंसाफ देगी? मुझे कोई उम्मीद नहीं, इमरान खान होता तो मान लेता कि इंसाफ मिलता। तो ये एक शायरी थे टोबा टेक सिंह से, जिनके बेटे उनको बलूचिस्तान में मारा गया। तो उन्होंने कहा कि हमें जी इस हुकूमत से या मरियम नवाज़ साहिबा से कोई उम्मीद नहीं है, तो जो हैं हम इस हुकूमत पर इत्माद नहीं करते। तो ये हुकूमत का हाल है और वो फिर इस तरह की नफ़रतें हुकूमत फैला रही है बजाय इसके कि वो दहशतगर्दों को वो टारगेट करे। अब आपको बताते हैं कि नवाज शरीफ साहब वो जो है 11 माह के बाद अपने भाई वतन लंदन जा रहे हैं इलाज के बहाने, क्योंकि जो काजी साहब हैं उनके लिए एक्सटेंशन का रास्ता जो नहीं खुल रहा और जो नए चीफ जस्टिस आ रहे हैं उनसे उनकी सुना है कि नहीं बनती, तो इस वजह से वो उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। इस पर एक साफ़ी हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब, उन्होंने दिलसाद तबसरा किया। उन्होंने कहा कि माशाअल्लाह मियाँ नवाज शरीफ अपने वतन जा रहे हैं, मियाँ साहब सेहतयाब रहने पर मुबारक हो। अगर हो सके तो अपना वीएन साथ ले जाएं, आवाम का तो कबाड़ा कर दिया आपके वीएन ने। बिल्कुल ऐसा ही है, ये जो ख़ानदान है ये तकरीबन 4 दहाइयों से पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है। तो इसके ख़ानदान के ये अभी तक भी कहते हैं कि जी हम दोबारा हुकूमत में ले आओ और हम मुल्क के हालात बेहतर कर देंगे। और जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं वो कहते हैं कि जब मैं बाहर जाता हूँ तो लोग समझते हैं ये भीख मांगने आ गया है। तो आपको बताते हैं कि नवाज शरीफ साहब 1981 में इनका सियासी कैरियर था वो शुरू हुआ। पहले तो वज़ीर ख़जाना बने, फिर 1985 में वज़ीर-ए-आला पंजाब बने, 1988 में वज़ीर-ए-आला पंजाब बने, फिर 1990 में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन गए, 1997 में दोबारा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन गए और 1997 में जो वज़ीर-ए-आला पंजाब वो शहबाज शरीफ बने और 2008 में शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आला बने, 2013 में नवाज शरीफ साहब दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन गए और 2013 में ही वज़ीर-ए-आला पंजाब बने जो शहबाज शरीफ साहब थे। 2022 में शहबाज शरीफ साहब को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया। 2024 में जो है मरीम नवाज शरीफ साहबा को वज़ीर-ए-आला पंजाब बनाया गया और 2024 में ही शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बना दिया गया है। तो ये है ये मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी के कितने साल उनको हो गए हैं, तकरीबन उनको 45 साल होने वाले हैं। वो पाकिस्तान पर हुकूमत कर रहे हैं और ख़ास तौर पर वो पंजाब पर हुकूमत कर रहे हैं और जो यहाँ के लोगों की हालात हैं, कैफियत है, वो आपके सामने ही है। अब आपको बताते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि जो जलसा है हर सूरत में होगा, अगर मेरे नाम का कोई पैगाम भी बाहर आ जाए, मेरी वीडियो भी बाहर आ जाए, लेकिन आपने जलसा हर हाल में करना है। अली अमीन गंडापुर साहब ने भी एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा है कि ये जलसा हर सूरत होगा। इमरान खान साहब ने जिम्मेदारी मुझे दी है और मुझे ताकीद की है कि जलसा हर सूरत में होना चाहिए, किसी सूरत भी ये जलसा मुलतवी नहीं होना चाहिए। और अलीमा खान साहब के बारे में उन्होंने कहा कि जी ये अलीमा खान साहब का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और मेरा भी उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो हमारी बड़ी है, इमरान खान साहब की बहन है, तो हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, कदर करते हैं। उनकी जज्बात जो थे जलसा मुलतवी होने पर क़यादत को उन्होंने बुज़दिल कहा, तो जो उनके जज्बात थे वो एक बहन के ऐसे जज्बात होने चाहिए जब एक उनका भाई कैद हो। और इमरान खान साहब हमारे भी लीडर हैं, हमने भी कुर्बानियाँ दी हैं, हमें भी इस चीज़ का अफसोस है और ये जो 8 सितंबर का जलसा है हर सूरत में होगा। और जो एक उनके रहनुमा हैं PTI के शुएब शाहीन साहब, उन्होंने कहा है कि क्या होगा, शेलिंग होगी, मार कुटाई होगी, गिरफ्तारियाँ होंगी, ये जो मर्ज़ी कर लें, 8 सितंबर का जलसा हर सूरत होगा।
तो पीटीआई की क़यादत जो है 8 सितंबर के जलसे को लेकर वो पुरज़म है और वो कह रही है कि हर हाल में ये जलसा होगा। और एक इंसाफ़ी हैं अबसार आलम साहब, जो नून लीग के बहुत करीब हैं, उन्होंने हलीमा खान साहबा की तारीफ़ की है और उन्होंने कहा है कि मैं बनी गाला के अंदर मीटिंग में जाकर बैठता रहा हूँ और उन्होंने कहा कि हलीमा खान को भोली ना समझें आप, वो इमरान खान साहब का दूसरा वर्जन है और ये खातून है, बस इतना सा फ़र्क है। उन्होंने कहा कि ये इमरान खान साहब की तरह दलेर हैं, बहादुर हैं और ये इमरान खान साहब की तरह फ़ाइटर हैं और उनका जो जज्बा है वो इमरान खान साहब की तरह ही है और उनको आप भोला ना समझें, वो भी अपने भाई की तरह हैं और उसी तरह ही उनके नक्श कदम पर चल रही हैं और उनकी तारीफ़ की है उन्होंने। तो इसके साथ कुछ और भी खबरें हैं आपको बताएंगे अगले व्लॉग में और मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।